हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकंड का नेक्स्ट लेक्चर। तो आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है एल्कीन्स एंड साइक्लो एल्कीन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो आज के लेक्चर में हम लोग एल्कीन्स डिस्कस करेंगे, दूसरे लेक्चर में साइक्लो एल्कीन्स डिस्कस करेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे एल्केन्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, एल्केन्स क्या होते हैं? जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं। इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अप्लाई कैसे करना है वो समझते हैं। आपको 3 फॉर्मूले दिए जा रहे हैं और आपने पहचानना है कि एल्केन कौन है। एक दिया आपको मैंने C4, चलो C3 वाले देते हैं, C3H6 और एक C3H4। ये 4 फॉर्मूले लिखे हैं जिनमें कार्बन तो 3 ही है बट हाइड्रोजन अलग अलग है। आपने पहचानना है एल्केन कौन है। तो एल्केन से मैच कैसे कराते हो? देखो, N मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन N रखो, कितना है? 3 है। H कितना होता है? यहाँ पे 8 दिया है। ये H के लिए क्या फॉर्मूला है? 2n+2, यानी कि N का ट्वाइस करो, 3 का क्या करो? ट्वाइस, 6 हो गया, और उसमें 2 ऐड कर दो। आ रहा है? मैच कर रहे हैं? बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो इजीली कैसे पहचानोगे? तो जो भी तुम्हारे नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसका डबल करो और 2 ऐड कर दो। ठीक है, जैसे C4 होता तो H कितने होते? 4 का डबल करो 8 और उसमें 2 ऐड कर दो, C4H10। तो ये आपका एल्केन है, ये नहीं है। ठीक है, वो एल्कीन्स और एल्काइंस है। तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला आपका ये होता है। फिर कुछ एग्जाम्पल लिख लो, जैसे एक मार्श गैस। तो मार्श गैस किसको कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। ऐसे ही एक आप लिख लो वाटर गैस, वाटर गैस। तो कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को कहा जाता है वाटर गैस। ठीक है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन के मिक्सचर को, जब इन दोनों का रेशियो कितना हो? 1:1 के रेशियो में हो। फिर एक आती है सिन गैस, सिंथेसिस गैस बोलते हैं इसे, सिन गैस। यहां पर भी कार्बन और हाइड्रोजन होगा, लेकिन रेशियो यहां पर 1 और 3 का होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन का रेशियो होगा 3, तो इसे आप बोलोगे सिन गैस। फिर आपने एलपीजी तो सुनी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, वो किसका मिक्सचर है? वो है आपका प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। फिर हम बाकी बातें करते हैं एल्केन्स के बारे में, उसके रिएक्शंस के रिगार्डिंग। ओके, तो सबसे पहली हेडिंग आती है क्लासिफिकेशन में। कुछ नहीं है ऐसा कि एल्केन को अलग से क्लासिफाइड करूं मैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो जो स्पेशल रिएक्शंस इन्होंने दिए भैया आपने पढ़नी है, उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा आपको। पहली तो ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद याद भी होगी काफी लोगों को, याद नहीं भी होगी तो सुनी बहुत होगी आप लोगों ने जब भी पढ़ी होगी। तो वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन का काम होता है कार्बन को डबल करना। किन के लिए यूज करते हैं हम ये? फॉर सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने के लिए। मतलब क्या है इसका? यानी कि दो दो कार्बन इवन नंबर्स, या तो इथेन बनाओगे या फिर सीधे ब्यूटेन, फिर सीधे हेक्सेन। मतलब 2 कार्बन के बाद 3 कार्बन वाला कंपाउंड इससे नहीं बनाएंगे। कैसे बनता है देखो, RX, X कोई हेलोजन होगा, उसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम से, फिर RX दोबारा लिखो, 2 मॉलिक्यूल लेने इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं ये बताएंगे। तो ये 2NaX बाहर कर दो, ऐसे कर लेते हैं 2Na, और ये दोनों एक्सिस के साथ चले गए, क्या बचा? R और R, और ये बाहर हो गया आपका 2NaX। एग्जाम्पल से समझते हैं। R हो सकता है कि R की जगह आपके पास लिखा हो C2H5 और यहाँ पे Cl या Br हो सकता है। सोडियम लेना है आपने, दूसरा मॉलिक्यूल भी वही लेना है, C2H5Cl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो 2NaCl बाहर हो जाएगा, C2H5 और C2H5 जुड़ जाएंगे। तो कितने कार्बन आ गए देखो, 4 आ रहे हैं ना। ठीक है, 3 वाला कंपाउंड नहीं बना सकते। इसका मतलब ये दोनों R कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए।
तो वुड्स रिएक्शन कार्बन को डबल करने की मेथड है, और इससे किस तरह के एल्केन्स बनते हैं? सिमेट्रिकल एल्केन्स बनते हैं। जैसे इसको बीच में से अलग करोगे तो दोनों पार्ट क्या है यहाँ पर? अलग अलग हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो इन्हें कहा जाता है सिमेट्रिकल एल्केन्स। रिएजेंट ध्यान रखना है किसकी प्रेजेंस में होता है? सोडियम विद ड्राई ईथर। एक एग्जांपल और देखते हैं, CH3 CH3 और ये Cl प्लस 2Na, दूसरा मॉलिक्यूल भी यही लो, CH3 CH CH3 और Cl, इट कैन बी Br ऑल्सो। तो ये 2NaCl बाहर कर दो, जहां से बॉन्ड टूटे हैं वहीं से जोड़ दो, तो क्या बच रहा है तुम्हारे पास? देखो, CH3 के बाद CH सॉरी, उसके नीचे CH3, CH किससे जुड़ेगा? इस CH से, क्योंकि यहीं से तो बॉन्ड टूटा है, जहां से बॉन्ड टूटा है वहीं से जोड़ोगे, तो ये बन गया। ठीक है, और हो सकता है आपसे नाम पूछ रहे हैं तो नाम लिख लो इसका, 1 2 3 4, सिलेबस में दिया है ना अलग से नेमिंग, ठीक है, पढ़नी पड़ती है। तो 2 पर मिथाइल छूटा है और 3 पर भी मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा? 2,3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या याद रखना है? वुड्स रिएक्शन किस काम आती है? तो वुड्स रिएक्शन काम आती है कार्बन को डबल करने के। दूसरा रिएजेंट क्या है? सोडियम विथ ड्राई ईथर, तो CH3Cl दिया होगा, कार्बन डबल कर देना, इथेन बना देना। C2H5 दिया होगा, ब्यूटेन बना देना। C3H8 देगा, मतलब प्रोपेन देगा, तो प्रोपेन 3, तो 6 कर देना, हेक्सेन कर देना, राइट। तो ये हमारी वुड्स रिएक्शन होती है। अब हम आते हैं कोल्बे रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन, इसे कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं वैसे, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या करना है इसमें देखते हैं। तो हमारे पास है RCOONA और दूसरा भी है RCOONA। R कैन बी CH3 और C2H5, दो मॉलिक्यूल लिए हैं। फिर आप दो मॉलिक्यूल ले लो H2O के, तो H2O को मैं HOH लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओ, मतलब कैथोड एनोड लगा के, इलेक्ट्रोलिसिस। तो याद करने का क्या तरीका है? R और R को जोड़ दो, तो क्या बनेगा? R और R से बन गया एल्केन, लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन हो गया। उसके बाद इन दोनों को अलग करो, कितने मॉलिक्यूल बने CO2 के? दो मॉलिक्यूल CO2 के बन गए, राइट। उसके बाद यहां से लो 2 OH और यहां से लो 2 Na, क्या बन जाएगा? 2 NaOH। और क्या बचा? अब बचे 2 H, H और H मिला के कौन सी गैस बाहर? H2। तो दो गैसेस बनती हैं इसमें, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक बात तो इंपॉर्टेंट ये हो गई कि सर कौन सी गैसेस बाहर होती हैं, पूछ ले अगर हमसे, तो हमें पता होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस होता है जिसमें हम एक रॉड लेते हैं कैथोड जो नेगेटिव चार्ज होती है, और एक रॉड लेते हैं एनोड जो पॉजिटिव चार्ज होती है। अब सवाल ये भी होता है कि कैथोड पे कौन सी गैस निकलती है और एनोड पे कौन सी। अब मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं, ठीक है, याद कर लेना सीधे सीधे। कैथोड पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रखनी है, कौन सी रखनी है? हाइड्रोजन। एनोड पे क्या रखनी है? CO2। मैंने तो ऐसे ही याद किया था, कैथोड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। तो ये वाली गैस आपकी कहां पे रिलीज होगी? एनोड पे, और ये वाली कैथोड पे, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी। एग्जाम्पल रख के देख लो, जैसे आपने CH3COONA ले लिया, कितने मॉलिक्यूल्स लोगे? दो मॉलिक्यूल्स लोगे। H2O के मॉलिक्यूल भी कितने लोगे? दो मॉलिक्यूल ले लोगे, तो दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? CH3 दो CO2 निकाल दोगे, H2 निकाल दोगे और NaOH। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। आई होप क्लियर हो गई होगी। सिंपल रिएक्शन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसमें गैसेस कौन सी किस रॉड पे प्रोड्यूस होती है वो याद रखना। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरी हाउस भी बोलते हैं, कोरी हाउस
सिंथेसिस। देखो इसमें क्या है, R2CuLi, याद आ रहा है कौन है? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर हमारा इसी पे था। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड R2CuLi। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है। R कार्बन ही तो होगा ना, CH3 वगैरह होगा, C2H5 होगा, और गिलमान रिएजेंट के नाम से इसे हम जानते हैं। इसकी रिएक्शन आपको करानी है, इसकी रिएक्शन आप लोग कराएंगे एल्काइल हैलाइड यानी कि RX से। तो RX, X कोई हैलोजन होगा, ये R और ये R अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो मैंने R डैश लिख दिया। तो होगा क्या, इसका एक R इसके वाले R के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा R और ये R डैश। Cu और Li और X बनता है, एक बार देख लेते हैं। R और Cu, सॉरी, एक R चला गया, एक R बचा है, R और ये Cu। Li और X, लाइक LiCl और LiBr, ये बनेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है CH3 का होल ट्वाइस CuLi, और यहाँ पर है C2H5, अलग अलग हो सकते हैं मैंने कहा, तो मैंने अलग अलग ले लिए हैं। ये C2H5 जुड़ेगा इसके एक CH3 के साथ, तो C2H5 के पास एक CH3 आ गया। कितने कार्बन हो गए? 3, प्रोपेन बन गया, राइट। और एक CH3 तो किसके साथ रह जाएगा? Cu के साथ। Li के साथ कौन आ जाएगा? Br आ जाएगा। तुम यहां से क्या बात समझे कि सर अभी तक जो हमने दोनों रिएक्शंस बनाई है उसमें हमने देखा कि एल्केन जो है वो सिमेट्रिकल बन रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या नजर आ रहा है कि दोनों अलग अलग हो सकते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप प्रोपेन भी बना सकते हो, ब्यूटेन भी बना सकते हो, ठीक है। डबल भी कर सकते हो, और एक डबल, एक दो हो और एक हो, वो भी ऐड कर सकते हो, तो प्रोपेन बनाया जा सकता है इससे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम कोरेहाउस सिंथेसिस। तो बस इस पे सवाल यही होगा, ऐसे दे देंगे विच कैन फॉर्म अनसिमेट्रिकल एल्केन, तो आंसर लगा देना है, राइट। अब आते हैं इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट, वुड्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, डी कार्बोक्सिलेशन। तो अगली रिएक्शन है हमारी डी कार्बोक्सिलेशन। इसमें पहले तो एक वर्ड याद रखो आप, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ CO2। यानी कि अगर आपसे पूछें इनमें से किस रिएक्शन में CO2 रिलीज होती है, तो डी कार्बोक्सिलेशन। हालांकि एक और देखी थी अभी हमने, ठीक है, उसका क्या नाम था? कोरेहाउस नहीं, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। तो डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लोगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे RCOONA, इसकी रिएक्शन कराई जाती है सोडा लाइम से। सोडा यानी कि NaOH, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, लाइम यानी कि चूना CaO, और हीट कर देंगे। तो होगा क्या, ये R और ये H आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे? RH। एक Na और ये दूसरा Na, क्या बन जाएगा? Na2। ये CO2 है, एक O यहां से ले लो, तो ये बन गया Na2CO3। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, बेंजीन के ऊपर COONA, सोडियम बेंजोएट, सारी चीजें सेम, यानी कि NaOH और CaO। तो बेंजीन क्या ले लेगा? एक, कहा गया, बेंजीन क्या ले लेगा? एक H, तो मतलब बेंजीन बन जाएगा वो खाली, और क्या बाहर हो जाएगा? Na2CO3। करना क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप खत्म करना है। कार्बोक्सिल ग्रुप में होता है COO, COO को हटा दो, ठीक है, COO को हटा दो। अगर COONA नहीं भी होगा, COOH लगाया, तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या रख दिया गया है? सोडा लाइम, NaOH ऑब्लिक CaO विद हीट, तो तुम CO2 हटा दो बस, H वहीं लगा दो वापस, क्या बन गया? बेंजीन बन गया। H दिखाओ मत दिखाओ, आई बात समझ। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है CO2 गायब करना, बस H उसमें जोड़ देना है, तो वो कंपाउंड आपका इजीली फॉर्म हो जाएगा। तो वुड्स और ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं इसके, इसका लास्ट टॉपिक है, ये तो काफी छोटा लेक्चर हो गया, मतलब एक लेक्चर के अंदर भी इसे कंप्लीट किया जा सकता था, ठीक है, बट हम साइक्लोएल्केन को अब अलग ही कर लेंगे। तो लास्ट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ, क्या नाम है इसका? मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो नेक्स्ट है मैकेनिज्म
ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री FREE फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब हेडिंग से तुम्हें ये तो पता चल गया है कि इसमें इंटरमीडिएट क्या होते हैं, रेडिकल्स होते हैं। पेपर में तो पूछ लेगा, ठीक है, कि जो हैलोजिनेशन होता है एल्केन्स का उसमें इंटरमीडिएट कौन होता है, तो इंटरमीडिएट होते हैं फ्री रेडिकल्स। तो देखो क्या होता है, एग्जांपल देखते हैं। CH4 है आपके पास, इसकी रिएक्शन Cl2 यानी कि हैलोजन से करा दो। किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट या फिर हीट। एक H और एक Cl जुड़ के बाहर हो जाएंगे, HCl बाहर, तो इसके पास बचा CH3 और एक Cl यहाँ बचा ही, जुड़ जाएंगे, ये बन गया CH3Cl। इसकी रिएक्शन दोबारा भी कराई जा सकती है, यही CH3Cl दोबारा रिएक्शन करे यानी कि Cl2 एक्सेस में है, तो फिर एक और H और एक Cl बाहर, तो एक HCl और बाहर कर देना। क्या बचा यहाँ पे, CH2, एक Cl पहले से, एक Cl यहाँ भी बच गया, तो क्या बन गया CH2Cl2। फिर दोबारा करा दो, CH2Cl2 की रिएक्शन Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फिर से एक और H, एक और Cl बाहर कर दो, तो HCl बाहर, क्या बचा CH, फिर बचेगा CHCl3। एक बार और करा दो, CHCl3Cl2 H न्यू, H और Cl बाहर, तो क्या बनेगा CCl4। तुम्हें क्या लगता है ये खेल क्यों कर रहा हूं मैं, कुछ काम का होगा इसीलिए कर रहे होंगे, बिल्कुल सही। तो पहले वाले का नाम तो हो गया मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, या क्लोरोमीथेन, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन, तो शॉर्ट में पढ़ा जाता है इसे DCM, ठीक है, DCM डाइक्लोरोमीथेन। ये क्या होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसका कॉमन नेम जिससे जानते हो आप इसे फेमस है वो है क्लोरोफॉर्म। CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से जाना जाता है इसे ज्यादा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आई बात समझ में, तो ये है। अब इसको दूसरा लिखने का तरीका क्या हो सकता है, अगर मैं यहां पे डायरेक्ट लिखूं कि CH4 की रिएक्शन कराओ 2 Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या करोगे, आप खुद देखो 4 Cl हैं तो 2 Cl, ठीक है, 4 Cl है ना, देखो तुम्हारे पास है 4 Cl, 2 Cl उसमें से H के साथ हटा दो, कितने HCl बन गए, 2 HCl बन गए, तो 2 H हटाओ और 2 Cl जोड़ दो, बन गया डायरेक्ट। ऐसे ही मैं लिख दूं आपको CH4 प्लस 3Cl2, कितने Cl हैं टोटल, 6, 3 हटा दो इसमें से, 3 हटाओगे तो एक ही H बचेगा और 3 Cl लगा दो, क्लोरोफॉर्म बन गया। आई बात समझ में, तो ये है तुम्हारा HCl, ठीक है, कितने HCl, 3 HCl, क्लियर हुआ। तो डायरेक्ट आपको बोल देगा, तो आपने करना है खाली Cl2 लिखा है तो पहला वाला कंपाउंड बना देना। अब आते हैं मैकेनिज्म में, ये तो सिर्फ रिएक्शन लिखी है मैंने अभी तक, अब आते हैं मैकेनिज्म में। जैसा कि ये कह ही रहा है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होती है, मैकेनिज्म से भी सवाल बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते हैं, देखो किस तरीके से बनेंगे। तो मैकेनिज्म ये बताती है कि इस रिएक्शन के पहले स्टेप में क्या होता है, स्टेप के नाम पूछे जा सकते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 को बोलते हैं चेन इनिशिएशन, स्टार्ट कैसे होगी, ठीक है, इनिशिएट कैसे करोगे, तो चेन इनिशिएशन स्टेप पहले का नाम। तो पहले स्टेप में क्या होता है, जो Cl2 है उसको चाहिए सनलाइट ब्रेक करने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये Cl अपने पास ले जाएगा, ये Cl अपने पास ले जाएगा, तो क्या जनरेट हो जाते हैं, रेडिकल्स जनरेट होते हैं। आगे बात समझ में, तो रेडिकल्स किस स्टेप में जनरेट होंगे, चेन इनिशिएशन वाले में स्टेप में। तो पहला स्टेप ये होता है, तो स्टेप बना के दे सकते हैं आपको, पूछ लेंगे कि कौन सा स्टेप है इसमें। दूसरा, जो हमारे पास CH4 है उसका बॉन्ड ओपन कर देता हूं मैं, CH3H लिख लेते हैं, ऊपर से आएगा Cl रेडिकल, इस Cl रेडिकल को H चाहिए, H को भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आना पड़ेगा, तो CH3 के पास एक चला जाएगा, तो सेकंड स्टेप में मिथाइल रेडिकल जनरेट होगा, H रेडिकल और Cl रेडिकल मिलके क्या बना देंगे,
बॉन्ड बना देंगे, HCl बन जाएगा। अब ये CH3 बन गया है। अब ये CH3 जो है फिर एक नए Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, एक और Cl2 यहाँ ब्रेक होगा, ये Cl और ये Cl, ये Cl और ये जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3Cl, एक और Cl बच गया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये वाला Cl क्यों नहीं यूज किया आपने, जब दो बने थे, एक यहाँ लगाया एक यहाँ लगा देते। अगर ये लग जाता बच्चों तो फिर रिएक्शन रुक जाती, रिएक्शन रुकी नहीं है, इसका मतलब दूसरा Cl2 ब्रेक हो जाता है। अब ये रेडिकल बचा है, ये फिर आगे रिएक्शन करेगा तो चलता रहेगा। हमने CCl4 तक करा ना, सारे H हटाए, सारे Cl लगा दिए तो वो होता रहेगा। फिर लास्ट स्टेप हम दिखाते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप, ये टर्मिनेटिंग स्टेप भी कहा जाता है। तो टर्मिनेशन स्टेप या टर्मिनेटिंग स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप में वो स्टेप लिखे जाते हैं जिससे रिएक्शन रुक जाएगी। जैसे ये जो रेडिकल जनरेट हो रहे हैं ना, Cl वाला रेडिकल, Cl रेडिकल, अगर ये दोनों जुड़ गए आपस में तो फिर तो हमारे पास क्लोरीन टूटा हुआ मिलेगा ही नहीं, Cl और Cl तो वापस जुड़ गए। ऐसे ही यहाँ CH3 जनरेट हुआ, यहाँ CH3 जनरेट हुआ था। अगर रिएक्शन में CH3 जो बन रहे हैं वो अगर आपस में जुड़ जाए तो फिर वो तो इथेन बना देगा। तो ये वो स्टेप है जो रिएक्शन को रोक देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इसमें से आपसे कुछ भी पहचानने के लिए कहा जा सकता है। तो ये हो गई आपकी मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। यूनिट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर ही ली है, लिंक आप लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हमें थोड़ा स्पीड के साथ चलानी है सेकंड यूनिट, ठीक है, बहुत बड़े हैं ऑर्गेनिक के चैप्टर्स। फिर फिजिकल भी सोचता हूँ कुछ लेक्चर हो जाए तो फिर पैरेलल में उसको भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज के लिए टाइम निकालना जरूरी है। और आप लोग भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, वीडियोस में अलग से डाल ही रहा हूँ क्वेश्चंस की, ऑर्गेनिक की नहीं डाली है अभी तक, ऑर्गेनिक की बस अभी जैसे ही अब हो गया यूनिट 1 खत्म हो गए, उसके क्वेश्चंस भी हो गए, अब यूनिट 2 के ही हमारे क्वेश्चंस भी आते रहेंगे और लेक्चर्स भी आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को।